नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। प्रदेश की तमाम खबरों के साथ साथ आज देश दुनिया में क्या हुआ जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डिप्टी एसपी अनीता मीणा के घर पर लाखों की चोरी होने की जानकारी सामने आ रही है। चोर इतने बेखौफ हैं कि पुलिस के अधिकारियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। डिप्टी एसपी के सरकारी आवास पर चोरी हुई। मकान से लाखों रुपए के सोने के जेवरात चोरी किए गए। 31 दिसंबर को मकान में चोरी की वारदात हुई थी और कल घर पहुंचने पर डिप्टी एसपी को चोरी का पता लगा। आईजी आवास के बगल में डिप्टी एसपी का सरकारी आवास और यहां पर चोरों ने सेंधमारी की है। डिप्टी एसपी अनीता मीणा के घर पर चोरी की वारदात हुई है। मथुरा गेट थाने में केस दर्ज करवाया गया और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस तफ्तीश कर रही है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 31 दिसंबर को मकान में चोरी हुई थी और कल जब डिप्टी एसपी घर पहुंची तो उन्हें चोरी का पता लगा कि किस तरीके से चोरों ने उनके आवास को निशाना बनाया। आईजी आवास के बगल में डिप्टी एसपी का सरकारी आवास और यहां पर भी बेखौफ चोर वारदात को अंजाम देने से नहीं चूके। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी भरतपुर से हमारे संवाददाता फोनलाइन पर है। दीपक, क्या जानकारी? चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस के अधिकारियों को भी भरतपुर में नहीं बख्श रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये जो है अनीता मीणा डिप्टी एसपी है, इनके मकान में जो सरकारी आवास है वहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 31 दिसंबर को इस पूरी घटना को चोर जो है अंजाम दे करके और वहां से लाखों रुपए के जेवरात दे करके आराम से फरार हो जाते हैं, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगती है। जब जो डिप्टी एसपी है अनीता मीणा, वो सरकारी काम से हैदराबाद गई हुई थी। कल जब वो वापस पहुंचती है तो उन्हें चोरी का पता लगता है और उसके बाद जो है मथुरा के थाने में मामला दर्ज कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है हेमंत की वहां पर संभाग के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आईजी गौरव श्रीवास्तव, उनका आवास है, अन्य जो पुलिस अधिकारी है उनका आवास है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन आवासों के इर्द गिर्द जो है वो पुलिस घूमती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी चोर जो है आसानी से डिप्टी एसपी के मकान में चोरी करके जो है वहां से फरार हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पुलिस के अधिकारी ही जो है सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा? ये जो है फिलहाल जो है मथुरा गेट थाना पुलिस पूरे मामले बिल्कुल दीपक, नजर बनाए रखिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपके पास हम लौटेंगे अपडेट को लेकर के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है भरतपुर से ही, जहां पर पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारने की जानकारी न्यूज रूम तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि देर रात को गश्त कर रही गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और चेतक में सवार 4 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। दूसरे पुलिसकर्मी को आरबीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बहरहाल तस्वीरें अस्पताल की हैं, जहां पर इस घटना के बाद की पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर 2 पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद हालांकि छुट्टी मिली है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन एक पुलिसकर्मी घायल है जिसे जयपुर के एसएमएस रेफर किया गया है और यहां पर इसको प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया। देर रात को दरअसल चेतक गाड़ी पुलिस की गश्त कर रही थी और इसी दौरान पुलिस के वाहन को टक्कर मारी गई। हालांकि अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। जानकारी जो अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि अभी वाहन चिन्हित नहीं किया जा सका है कि किसने आखिर टक्कर मारी। और एक बार फिर से ड्यूटी में थे, गश्त कर रहे थे, उस दौरान कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है। संभवतः कंटेनर हो सकता है। चेतक में कितने लोग थे? 4 लोग थे और जिनमें सीरियस कंडीशन हो रहा है? हाँ, एक जयपुर रेफर किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक पुरी लगातार फोनलाइन पर हैं। दीपक, कैसे आखिरकार ये वारदात हुई? पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी गई, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए हेमंत, इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि एक जो पुलिसकर्मी है उसका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है और एक पुलिसकर्मी को गंभीर हालात में जयपुर के लिए रेफर किया गया है और 2 जो पुलिसकर्मी थे उनको मामूली चोटें आई थी, उनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। ये जो चेतक की गाड़ी थी वो देर रात को गश्त कर रही थी, तभी शीशम जो है तिराहे के पास में अज्ञात वाहन ने इस गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें जो
दो पुलिसकर्मी आगे बैठे हुए थे उनको गंभीर चोटें आई हैं और जो दो पीछे बैठे हुए थे उनके मामूली चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक पुलिसकर्मी जो है वो गंभीर अवस्था में जो है घायल है, उसे जयपुर रेफर किया गया है और फिलहाल मथुरा गेट और अटल वन थाना पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। देर रात की ये घटना बताई जा रही है। जैसे ही घटना का पता पुलिस के उच्च अधिकारियों को लगा तो तुरंत वो आरबीएम अस्पताल पहुंचे और जो घायल पुलिसकर्मी थे उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया और जो गंभीर हालात में था पुलिसकर्मी उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो जिस वाहन ने टक्कर मारी उसको अभी चिन्हित नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि कोई कंटेनर नुमा वाहन था जिसने इस चेतक गाड़ी को टक्कर मारी और फिलहाल जो है पुलिस उस वाहन की तलाश में जुटी है कि वो वाहन जो है कौन सा वाहन था जिसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी। और जो घायल है उनका आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है और एक को जो है जयपुर रेफर किया गया है। दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि पुलिस की चेतक गाड़ी को टक्कर मारने की खबर है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन ठप हो गया है। आपको बता दें कि जयपुर एयरपोर्ट पर घना कोहरा होने की वजह से सुबह 7 बजे के बाद यहां से कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई है। सुबह 7:20 पर जयपुर से कोलकाता की फ्लाइट संख्या 6E207 रवाना नहीं हो पाई। सुबह 7:25 पर जयपुर से गोवा की फ्लाइट थी 6E6977, ये भी यहां से रवाना नहीं हो पाई। सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी मुंबई से आने वाली फ्लाइट SG276, ये भी यहां पर लैंड नहीं कर पाई। घने कोहरे की वजह से जो रनवे है वो बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से यहां पर अभी फ्लाइट का संचालन ठप पड़ा हुआ है। बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। सुबह 8:25 पर दुबई से आने वाली फ्लाइट SG58 यहां पर लैंड नहीं कर पाई है। साथ ही 8 बजे बाद की उड़ानें भी यहां पर प्रभावित होने की आशंका है। बहरहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी तमाम स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज अहमद फोनलाइन पर हैं। अरबाज, घना कोहरा लगातार जहां सड़क यातायात प्रभावित कर रहा है वहां पर हवाई यातायात भी इससे काफी प्रभावित हुआ है। अभी क्या जानकारी जयपुर एयरपोर्ट से? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, आज सुबह से ही जो घने कोहरे की वजह से लगातार जो फ्लाइट्स थी उनको डाइवर्ट किया गया। जो उनका टेक ऑफ प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा और आप देखिए कि जो गोवा की और कोलकाता की फ्लाइट थी वो अभी जस्ट कुछ क्षणों पहले ही यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हुई है। करीब 1.25 घंटे की देरी के बाद में इन्हें रवाना किया गया है। आप देखिए कि लगातार जो विजिबिलिटी थी काफी डाउन थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई थी क्योंकि बहुत रिस्की मामला था, इसीलिए इन तमाम फ्लाइट्स का जो शेड्यूल था वो उथल पुथल हो गया। फिलहाल दृश्यता में थोड़ा सुधार हुआ है, विजिबिलिटी में सुधार के बाद में करीब 1.25 घंटे बाद अभी 2 फ्लाइटों को रवाना किया गया है और जिस तरह से हालात सुधर रहे हैं उम्मीद की जानी चाहिए कि दोपहर तक जो पूरा संचालन है यहाँ से आने जाने वाली उड़ानों का वो सामान्य हो पाएगा। आज साल का सबसे घना कोहरा था। देखिए करीब 10 मीटर से लेकर के 20 मीटर के करीब यहाँ पर विजिबिलिटी थी और जो कोहरा ज्यादा होने की वजह से काफी परेशानी का जो है सामना करना पड़ा सड़कों पर भी लोगों को और जो एयरपोर्ट था वहां पर काफी परेशानी हुई। यहाँ पर आने जाने वाले तमाम लोगों को काफी देर तक एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। जी हम बिल्कुल अरबाज, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपका रुख जानेंगे और बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से ही बड़ी खबर है, जहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राज्यसभा सांसद, उनका धरना लगातार जारी और कल इस मामले में सहमति बनने के बावजूद देर रात तक उनका धरना जारी रहा। आज सुबह आगरा रोड से लेकर के खानिया तक समर्थकों के साथ मॉर्निंग वॉक उन्होंने की। अब वापस अपने समर्थकों के साथ चंद्रमहल गार्डन पहुंचे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। पेपर लीक मामले और CHA को लेकर धरना स्थल पर मंथन चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज अहमद लगातार बने हुए हैं। अरबाज, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कल अपने समर्थकों के साथ दौसा से जयपुर तक कूच उन्होंने किया, लेकिन घाट की गुणी टनल से पहले ही उन्हें रोक लिया गया था। अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए हेमंत, ये जो कल पूरा घटनाक्रम हुआ काफी नाटकीय मोड़ था। आपने देखा कि किस तरह से किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के बड़े हुजूम के साथ में जो है आगरा रोड पर रवाना हुए थे और पुलिस के साथ उनकी झड़प का मामला भी सामने आया और फिर लंबा जो है वार्ता का दौर जारी रहा। देर रात वो मान भी गए थे, उनके समर्थकों को उन्होंने लौटा दिया, लेकिन खुद जो है धरना स्थल पर वो मौजूद रहे। चंद्रमहल गार्डन एक जगह है, वहां पर वो रहे काफी देर रात तक। फिर लेट नाइट वो जाकर के पास ही मौजूद खानिया में एक धर्मशाला में सोए और सुबह वापस अपने समर्थकों के साथ आज उन्होंने मॉर्निंग वॉक की। वहां पर CHA
जो से जुड़े जो लोग हैं, जो लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे थे कोविड काल के दौरान अपनी सेवाओं को लेकर के, और पेपर लीक जुड़े मामले से लेकर के बहुत से लोग थे, तो उन लोगों के साथ में अभी भी वो धरना स्थल पर मौजूद हैं और वहीं पर बैठे हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने समर्थकों को वापस भेज दिया, लेकिन उनका जो कहना है कि पेपर लीक मामले में सीबीआई की जो जांच की उनकी मांग है, जब तक उसका आदेश नहीं आ जाता वो अपना धरना मौके पर जारी रखेंगे। और अपने समर्थकों को उन्होंने ये आश्वासन दिया है, सीएचओ वालों को भी, कि उनको लेकर के भी वो सरकार से वार्ता करेंगे कि जिस तरह से कोविड काल में उनकी सेवाएं ली गई थी, सरकार उनसे नाता नात जुड़ा है और उनका जो रोजगार है वो उनको फिर से मुहैया कराएं। अरबाज, ऐसा क्या हुआ? पहले डॉक्टर किरोड़ी मीणा कह रहे थे कि नहीं ये एकमात्र रास्ता है, देखिए जयपुर से आने का और जाने का, दौसा की तरफ, आगरा की तरफ जाने तो लोगों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि माफी चाहते हैं वे, और अब वे यहां से अब हट जाएंगे इस रोड से। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा का मन बदल गया? देखिए हेमंत, उन्होंने रास्ता जो है पूरी तरह से क्लियर किया हुआ है। उन्होंने आज रास्ता जाम नहीं किया है, उन्होंने कल रास्ता जाम किया था। आज वो जो आगरा रोड हाईवे है, उसके हाईवे के किनारे ही मेन रोड पर एक चंद्रमहल गार्डन है, जहां पर कल उन्हें पुलिस ने रोका था। ठीक उसी जगह पर उन्होंने तंबू डेरे लगा करके रोड के किनारे धरना स्थल दिया है चंद्रमहल गार्डन के अंदर। वहां अपने जो समर्थकों को भी वो इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि जो यातायात है वो प्रभावित ना हो और संवैधानिक तरीके से वो जो अपनी मांग है सरकार के सामने रखें। और सीबीआई जांच की मांग को लेकर के वो अड़िग हैं और लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर में मौके पर पहुंच करके हम बातचीत करके बताएंगे कि किस तरह से जो है अभी उनकी बातचीत हुई है और क्या आगे उनकी तैयारियां हैं। अरबाज, डॉक्टर किरोड़ी हमेशा से देखिए बड़े आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, इस प्रदेश के एकमात्र ऐसे नेताओं में शुमार हैं जो बड़े आंदोलन करने की हिम्मत रखते हैं, और उन्होंने बहुत से बड़े आंदोलन किए भी हैं। इस बार का आंदोलन कैसे अलग है बाकी अगर उनके आंदोलनों को देखें तो? क्योंकि देखिए इस आंदोलन में युवाओं की बातों को लेकर के डॉक्टर किरोड़ी दौसा से जयपुर तक पहुंचे हैं। देखिए राजस्थान में पिछले अगर देखा जाए पूरे 4 साल में सरकार के जो कांग्रेस के कार्यकाल में अगर लगातार कोई बड़ा नेता जो है भाजपा की तरफ से ग्राउंड पर अपनी जो है मौजूदगी दिखाता रहा है, पब्लिक उनके साथ रही है, जनता के मुद्दों के साथ जुड़ा रहा है, तो किरोड़ी लाल मीणा जो है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, आप चाहे सिर्फ जयपुर की बात करें, सवाई माधोपुर की बात करें, हर जगह उनकी मौजूदगी दर्ज हुई है। और इस बार जो है मामला पेपर लीक से जुड़ा है, तो जो जनाक्रोश है जाहिर सी बात है उनके काफी हद तक साथ में है। जो युवा है वो काफी हद तक उनके साथ में, बेरोजगार एक बड़ी तादाद उनके साथ में इस बार मौजूद है। तो इससे जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़ रहे हैं और लगातार वो अपने इन मांगों को लेकर के सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, क्योंकि मांगों को और जनता की और युवाओं की जरूरत को पूरा किया जाए। बिल्कुल अरबाज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बहरहाल ये टकराव बढ़ सकता है डॉक्टर किरोड़ी और सरकार के बीच में, क्योंकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, विधानसभा में वक्तव्य दिया जा चुका है कि सीबीआई जांच पेपर लीक मामले को नहीं लेकर के नहीं करवाएंगे। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लगातार ये चुनौती दे रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा कर ही मानेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर अलवर जिले से, जहां पर दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में करीब 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। घटना बीती देर रात की, जहां पर बहरोड के मुख्य फ्लाईओवर पर रात को 12 बजे दिल्ली से जयपुर जाते समय आगे चल रहे एक ट्रक की ओर से अचानक से ब्रेक लगा दिए गए। इससे पीछे से आ रहा एक डंपर इसमें घुस गया। डंपर में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे रेफर किया गया है। वहीं दूसरा सड़क हादसा बहरोड गांव के दुघेड़ा गांव के पास हुआ है, जहां पर जयपुर से दिल्ली की ओर जाते समय ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मारी। आपको बता दें कि इसमें 2 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। हाईवे पर पेट्रोलिंग गश्त और पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को साइड में किया गया है। यातायात यहां पर बहरहाल अभी सुचारू है। अभी हमें सूचना मिली कि बहरोड फ्लाईओवर के ऊपर 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट है। हम मौके पे पहुंचे, वहां पर एक ट्रेलर और ट्रक का एक्सीडेंट था, जिसमें ट्रेलर में 3 बंदे थे, तीनों घायल थे। ड्राइवर की ज़्यादा चोटें थी, जिसको हमने निकलवा के एम्बुलेंस के द्वारा कैलाश हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया और गाड़ियों को क्रेन द्वारा साइड में करवा दिया। आपको बता दें कि 2 अलग अलग हादसे हुए, जहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले इन हादसों के बाद की सबसे पहली तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहरोड हाईवे पर एक्सीडेंट होने की जानकारी। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बीती रात
का ये वाकया है, जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से देखिए एक्सीडेंट के बाद वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। ट्रेलर का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि ये 2 अलग अलग हादसे, 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और इसकी वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बीती देर रात को एक घटना हुई जहां पर तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बीकानेर के खाजवाला से सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिक्षकों की मांग को लेकर के पैदल कूच छात्र छात्राओं का, परिजनों का जारी है। दिन रात पैदल चल करके 90 किलोमीटर दूर बीकानेर पहुंचेंगे छात्र छात्राएं। देखिए तस्वीरें, कड़ाके की ठंड है और दूसरी तरफ ये छात्र छात्राएं अपने लिए शिक्षक की मांग को लेकर के पैदल कूच कर रहे हैं। लगातार एक लंबा पैदल रास्ता तय कर रहे हैं, सिर्फ इस आशा के साथ में कि सरकार उनकी मांग को सुनेगी। इनमें छोटे बच्चे शामिल हैं, ग्रामीण साथ में चल रहे हैं पैदल। डंडी गांव से कल से ये बच्चे और ग्रामीण पैदल चल रहे हैं। पूगल के पास सभी ने रोड पर ही रात्रि विश्राम किया। इस कड़ाके की ठंड में आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि ये बच्चे, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए और जो विद्यालय में होने चाहिए, लेकिन सरकार की व्यवस्था, प्रशासन की सुविधाएं और ये नाकाफी साबित हो रही है और इसीलिए बच्चे आज आंदोलन की राह पर मजबूर हैं। सरकार इनकी बात नहीं सुन पा रही है, प्रशासन नहीं सुन पा रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उस इलाके से आते हैं जहां पर खुद प्रदेश के, सूबे के शिक्षा मंत्री चुन करके आते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विक्रम हमारे साथ है। विक्रम, लगातार आज दूसरा दिन है जब ये बच्चे डंडी गांव से पैदल मार्च कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस आशा के साथ में कि उन्हें शिक्षक मुहैया हो जाए तो उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल लगातार आज दूसरा दिन है और ये बच्चे जो हैं वो कूच कर रहे हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में जो है बच्चों ने जो रात है वो भी पूगल जो क्षेत्र है उसके हाईवे के किनारे पर गुजारी है। और इन बच्चों ने जो तस्वीरें आई है कि बच्चे जो है वो उन्होंने खुद ने खाना बनाया और वो रात को इस सर्दी में भी वहीं रुके हैं। केवल और केवल मांग है अध्यापकों की, क्योंकि ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसमें लगभग 13 पद जो हैं वो रिक्त चल रहे हैं। ग्रामीणों में इतनी बड़ी मांग तो नहीं है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, लेकिन आखिरकार सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, मांग बड़ी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो अभी ट्रांसफर किए गए हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी पद खाली हो गए हैं। दूसरी तरफ जो शिक्षा संबल योजना सरकार लाने वाली थी वो लागू नहीं हो पाई, जिसकी वजह से स्कूलों में जो शिक्षक लगने थे वो नहीं लगे हैं। और एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो सेकंड ग्रेड की जो डीपीसी की गई थी वो आरपीएससी में अभी भी मामला रुका हुआ है। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं वो नहीं विभाग को मिल पाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो विभाग के पास भी शिक्षकों की कमी है, उसी का खामियाजा जो है ये बच्चे उठा रहे हैं। क्योंकि परीक्षा भी नजदीक है और इस ठंड में इतनी दूर तक बच्चों को चलकर आना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके विभाग के पास भी कोई समाधान इसका नजर नहीं आता है। विक्रम, बेहद दुखद है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार, प्रशासन इनकी बात सुनेगा। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी मैं आपके पास लौटूंगा अपडेट के लिए। तो शिक्षकों की मांग को लेकर के पैदल मार्च बच्चों का, और इसी बीच बीकानेर के खाजवाला से बड़ी खबर है। इसी तरह की खबर है जहां पर स्कूली बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी की। लगातार स्कूलों में तालाबंदी की घटनाएं सामने आ रही है। छतरगढ़ के राजासर भाटियान गांव में तालाबंदी जारी है। बच्चे और ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। स्कूल में 570 बच्चों का नामांकन है। 21 पदों में से 11 पद खाली हैं। ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम लगातार फोन लाइन पर बने हुए। विक्रम, एक के बाद एक तमाम स्कूलों में हम देख रहे हैं और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि सरकारी स्कूलों की स्थिति है कि यहाँ पर ज्यादातर शिक्षकों के पद खाली है। यहाँ राजासर भाटियान में भी लगातार आंदोलन हो रहा है शिक्षकों को लेकर के। विक्रम है और उसके अंदर भी जो है करीब 21 पद हैं इस स्कूल में और उनमें से 11 पद जो है वो खाली चल रहे हैं। पिछले 3 दिन से जो है ग्रामीण स्कूल पर तालाबंदी कर और धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जिस तरह की सर्दी अभी चल रही है उसके बावजूद भी जो बच्चे हैं वो स्कूल के आगे शिक्षकों की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि अब परीक्षाएं नजदीक आ रही है, इन दिनों में जब बच्चों को पढ़ना होता है उस पढ़ाई लिखाई को छोड़कर बच्चे जो हैं वो शिक्षकों की मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो तस्वीरें बड़ी ही भयानक है। ये
बिल्कुल विक्रम, क्या शिक्षा विभाग के डीईओ या फिर खुद शिक्षा मंत्री से आपकी कोई बात हो पाई है? आखिरकार कब तक इन छात्रों को इसी तरह से धरना प्रदर्शन के सहारे रहना पड़ेगा? कब तक इन्हें टीचर मिल पाएंगे ताकि मुख्यमंत्री की मंशा पूरी हो सके कि प्रदेश में तमाम स्कूलों में अच्छे से पढ़ाई हो, हमारे नौनिहाल आगे बढ़ पाए? देखिए, जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा है उनसे कल भी हमारी बात हुई थी, और डीओ अतिरिक्त जो डीओ हैं माध्यमिक के, उनसे भी बात हुई, लेकिन उनके पास भी इस चीज का कोई हल नहीं है, क्योंकि जब उनके पास शिक्षक ही नहीं है तो इन स्कूल्स में जो है शिक्षक कैसे लगाए जाएंगे। और जब हमने शिक्षा मंत्री से बात करने की कोशिश की, तो क्योंकि कल विधानसभा का सत्र भी चल रहा था, मंत्री वहीं थे, लेकिन जिस तरह की जानकारियां हमें बिल्कुल विक्रम, चलिए बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि बीकानेर संभाग में ही शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा दफ्तर है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे। कोटा से बड़ी खबर, जहां पर आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज आरोपी छात्र और छात्रा की कोर्ट में पेशी होगी। पिछले दिनों तीनों के वॉइस सैंपल देने से इनकार किया गया था। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने केस दर्ज करवाया। डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद एसआईटी लगातार जांच कर रही है। कोटा से बड़ी खबर, आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी है और सबसे पहले तस्वीरें हम आपको बता रही हैं। आज आरोपी छात्र और छात्रा की कोर्ट में पेशी होगी और पिछले दिनों जब इनको कोर्ट में पेश किया गया था, इन्होंने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इनके फोन डिटेल्स जो हैं अब वो काफी महत्वपूर्ण होंगे इस पूरे मामले को लेकर के। तो देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, तो हम आपको लिए चलते हैं कोटा, जहां पर ओम मौजूद है। ओम, इस आरटीयू डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर के क्या अपडेट अब निकल करके सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जांच भी चल रही है, अब कहां तक ये जांच पहुंची, आगे क्या कुछ है? कोटा की सेंट्रल जेल से कोर्ट में पेश किया जाना है। पिछले दिनों तीनों आरोपियों ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये वॉइस सैंपल एक मजबूत साक्ष्य हो सकते थे, लेकिन फिलहाल जब इन आरोपियों ने वॉइस सैंपल देने के मना करने के बाद में जो पहले ऑडियो क्लिप थी उन्हीं को प्रयोगशाला में भेजी जाएगी और उनके आधार पर उनको ही सबूत मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 3 आरोपियों को इनमें कोर्ट में पेश किया जाना और 3 आरोपी ही अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि एसआईटी की टीम लगातार कई और चेहरों पर शिकंजा कसते हुए उनको बेनकाब करने की कोशिश कर रही है और प्रयास कर रही है और लगातार जांच आगे भी बढ़ती जा रही है। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लंबे समय बाद भी फिलहाल इन तीनों आरोपियों को राहत अभी तक नहीं मिल पा रही, क्योंकि ईशा यादव नाम की जो लड़की थी उसको उसकी जमानत अर्जी को भी पिछले दिनों खारिज कर दिया था और अब एसआईटी की टीम लगातार तमाम पहलुओं, तमाम तथ्यों पर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है और माना जा रहा है कि कुछ चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि न केवल छात्राओं से अस्मत मांगी जाती थी नंबर बढ़ाने की एवज में, बल्कि पूरे जो यूनिवर्सिटी को, जो आरटीयू को मौज मस्ती का, अस्मत का मांगने का और अय्याशी का अड्डा बना रखा था। उस मामले में मनमर्जी का जो नंबर देने का जो मामला था वो बड़े गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ उनमें कई चेहरे, कई प्रोफेसर, कई छात्र छात्राएं जो है शिकंजे में फंस सकते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि आज कोटा की सेंट्रल जेल से उनको कड़ी सुरक्षा के बीच दोपहर तक कोर्ट में पेश किया जाना है। कोर्ट क्या आदेश देंगे ये दोपहर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन इतना बनाए रखेंगे, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आज पेश